गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज के इस बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। जिस मुद्दे पर हमारी आज बातचीत चल रही है उसमें हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर इसके पहले भी हमारी एक मुलाकात हो चुकी है। सीपी एक्ट 2019 में आज जो चर्चा होगी वो होगी जो आपके कंज्यूमर फोरम्स हैं, जिनको हम कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन के नाम से जानते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल तीनों ही स्तर पर काम करता है। हमारी एक एक करके उन पर बातचीत होगी। यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और बने हैं लगातार। दूसरी वजह यह है यहां से क्वेश्चन बनने की कि इनमें जो अमाउंट है, जो कंप्लेन करने की अमाउंट है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी उसमें से एक जो है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन पर बात होगी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला के स्तर पर बनाया जाता है, जिसे राज्य सरकार बनाती है। उस पर आज हमारी पूरी चर्चा होगी। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सेक्शन 28 से इसकी शुरुआत हो जाती है, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन, या इसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से भी कई बार बोलचाल की भाषा में बुलाते हैं। तो आपका सेक्शन 28 से लेकर, एक एक करके ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 41 तक इसकी चर्चा की गई है ना। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन, जो 42 से शुरू होकर 51 तक जाता है, और सेक्शन 53 में आपका नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन है। तो आज हम खाली डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अगली मुलाकात में हम स्टेट की और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन की बात करेंगे। अब पहले समझते हैं क्या है इसका मामला। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को पढ़ा था। पिछली जो मुलाकात हुई थी उसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को देखा था, अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो था वो 3 स्तर पर था। एक तो सेंट्रल के लेवल पर हम लोगों ने देखा था, सेंट्रल था आपका सेक्शन 3 से शुरू हो रहा था, क्लियर है। फिर हम लोगों ने देखा था स्टेट के लेवल पर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो सेक्शन 6 से शुरू हो रहा था। और फिर हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो आपका सेक्शन 8 से शुरू हो रहा था, क्लियर है। तो सेक्शन 3, जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो सेक्शन 3, 4 और 5 ये है, सेक्शन 6 और 7 ये है, सेक्शन 8 और 9 इसके बारे में चर्चा होती है, क्लियर है। तो ये चर्चा हम लोगों ने पिछली मुलाकात में कर ली है। ये इस बार मैं दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, चाहे वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो, चाहे वो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो, ये तीनों कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एडवाइजरी बॉडी है। अंतर समझिएगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन में और प्रोटेक्शन काउंसिल में क्या अंतर है। ये एडवाइजरी बॉडी है, ये अपने स्तर पर कंज्यूमर के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, उस बारे में सलाह देने का काम करती हैं। लेकिन जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन, जिसकी चर्चा आज से हम शुरू कर रहे हैं, ये आपके लिए कंप्लेन फोरम की तरह काम करता है। यहां पर आप अपने वस्तुओं और सेवाओं में अगर कोई दिक्कत, आपको कोई डेफिशिएंसी आपको मिल रही है, या अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, उनके अगेंस्ट आप शिकायत कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन, जिसकी चर्चा आज हमारी होगी, और ये सेक्शन 28 से शुरू होता है, सेक्शन 41 तक जाता है। अब एक एक करके मैं पहले सारी बात आपको बता देता हूं, फिर हम पीपीटी की तरफ जाएंगे, फिर हम नोट्स की तरफ जाएंगे, क्लियर। देखिए, सबसे पहले बात करें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन, जिसको बोलचाल की भाषा में डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन को एस्टैब्लिश करता है राज्य सरकार अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट करके। वो एक या एक से अधिक जगहों पर भी इसको एस्टैब्लिश कर सकता है। तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एस्टैब्लिश करना। इसके मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेंबर होगा, एक प्रेसिडेंट होता है इसका मेंबर, और इसमें कम से कम 2 मेंबर होंगे। अधिकतम कितने मेंबर्स होंगे इसकी संख्या राज्य सरकार तय करती है, केंद्र सरकार के साथ कंसल्टेशन करके। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करेंगे तो राज्य सरकार पहले तो इसको स्थापित करेगी। सेक्शन 28 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का ऐसा कहता है। मेंबर्स की अगर बात करें तो इनमें एक प्रेसिडेंट होगा, मिनिमम 2 मेंबर होंगे। 2 के अलावा अधिकतम कितनी संख्या होगी ये राज्य सरकार तय करता है, केंद्र सरकार के साथ सलाह मशविरा करके, कंसल्टेशन करके। देखिए, सेक्शन 28 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन टू बी नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, क्लियर है। उस क्या आपके डिस्ट्रिक्ट, आप इस स्टेट की उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर वो स्थापित करना चाहता है। अब अगर उसको ऐसा लगता है तो एक से ज्यादा भी वो स्थापित कर सकता है। अमूमन हर जिले में एक डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन होगा जो राज्य सरकार स्थापित करेगी हर जिले में। आगे क्या कहा जा रहा है? प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में इट डीम्स फिट एस्टैब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट, जो पीछे आपको बताया गया, एक या एक से अधिक भी एक डिस्ट्रिक्ट में वो स्थापित कर सकता है राज्य सरकार। अब अगर हम बात करें कि इसमें कितने मेंबर्स होंगे, ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेक्शन 28 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा, नॉट लेस देन 2, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स
एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कम से कम 2 सदस्य होंगे, मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे ये निर्भर करता है राज्य सरकार की इच्छा पर, जो वो तय करता है केंद्र सरकार के साथ सलाह मशवरा करके, कंसल्टेशन करके। तो ये तो बात हो गई सेक्शन 28 के सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 की। क्लियर है? अब आते हैं कि क्या ज्यूरिडिक्शन होता है इसका। ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं, और जो आपके सिलेबस में दिया गया हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। अब ज्यूरिडिक्शन क्या होगा? अब ज्यूरिडिक्शन में 2 बातें आती हैं। क्लियर है? 2 बातें कौन कौन सी आती हैं? एक तो आता है कि उसका क्षेत्रीय न्यायिक जो न्यायिक क्षेत्र होगा वो कितना होगा। दूसरा है कि वो कितने अमाउंट तक के मामले इसको सुन सकता है। एक एक करके मेरी बात को बहुत इत्मीनान से सुनते चलिएगा। पहले 2019 में जब ये अधिनियम आया था तो इसके जो अमाउंट की चर्चा की गई है, यानी अगर आपका अमाउंट डिस्प्यूटेड अमाउंट यानी गुड्स और सर्विसेज जो आपने परचेज की है, अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक की है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्यूशल कमीशन में जाएंगे। लेकिन अब ये समय सीमा, इसका जो अमाउंट है वो कम करके 50 लाख कर दिया गया। पहले डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ था, 1 करोड़ तक का मामला। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का मामला स्टेट में जाता था, और 10 करोड़ के ऊपर के मामले नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन में जाते थे। 2021 में इस अमाउंट में परिवर्तन किया गया है, और अब डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अमाउंट फिक्स कर दिया गया है वो 50 लाख तक का। तो अगर आपकी गुड्स या सर्विस, क्योंकि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गुड्स और सर्विस दोनों को देखता है, दोनों की शिकायतों को सुनता है, तो आपकी गुड्स या सर्विसेज जिनकी वैल्यू 50 लाख तक की है, आप उनकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन में कर सकते हैं। तो यहां 50 लाख है, ये ध्यान रखिएगा, पुराना अमाउंट मत याद रखिएगा। पुराना 1 करोड़ रुपए है। 2019 से लेकर 2021 तक 1 करोड़ था, 2021 में ये परिवर्तन आया। मैंने दोनों बातें आपको बता दी। तो अगर हम अमाउंट के ज्यूरिडिक्शन की बात करेंगे तो 50 लाख तक के मामले देख सकता है, 50 लाख से ऊपर तक के मामले नहीं। हाँ, अगर केंद्र सरकार ने उससे ऊपर की कोई धनराशि फिक्स कर दी है तो वो अलग मुद्दा है। अदरवाइज ये 50 लाख तक के मामले देखेगा, जो पहले 1 करोड़ था। मैं पहले की धनराशि फिर से आपको पूरा बता दे रहा हूं। पुराने वाली जो लिमिट थी, अमाउंट की लिमिट थी, कितने गुड्स और सर्विसेज के अमाउंट आप ले जा सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट 1 करोड़ था पहले, 1 करोड़ से 10 करोड़ था राज्य, और 10 करोड़ से ऊपर था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन। अब इसमें 2021 में परिवर्तन किया गया। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन में 50 लाख तक के मामले हैं। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन में 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक के मामले, यानी 50 लाख से 2 करोड़, और 2 करोड़ से ऊपर का अगर आपका मामला है तो आप जा सकते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन में। क्लियर है उतनी बात? तो ये तो हो गया अमाउंट का मुद्दा जिसमें परिवर्तन किया गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो ज्यूरिडिक्शन में अगर हम अमाउंट की बात करें तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू entertain complaints where the value of goods and services paid as consideration does not exceed 50 लाख रुपीस। तो उस जो गुड्स और सर्विसेज है जिनके लिए आप शिकायत करने जा रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू 50 लाख तक की है, 50 लाख से ऊपर नहीं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन के पास जाएंगे, या अगर सरकार ने उससे ऊपर की कोई धनराशि फिक्स कर रखी है तो वो एक अलग का मामला है, फिर उस धनराशि तक जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स टू नेसेसरी सो टू डू इट मे प्रिस्क्राइब सच अदर वैल्यू एज डीम्स फिट। सरकार और भी कोई वैल्यू यहां पर प्रिस्क्राइब कर सकती है, तो सरकार जो भी वैल्यू प्रिस्क्राइब करेगी आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। अभी यहां पर 50 लाख है, जो पहले 1 करोड़ रुपए हुआ करती थी। अब भैया इसका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा? अ कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिडिक्शन। असल में क्या है, लोकल लिमिट की अगर हम बात करें तो ये उस जिले के मामले को देखती है। अब उस जिले में जहां पर व्यक्ति रह रहा है, क्लियर है, ये मतलब जो शिकायत दर्ज जिसने की है, या तो वो जहां पर रह रहा है, या तो जिसके अगेंस्ट वो शिकायत दर्ज की गई है, आप किस जिले में जाएंगे मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। जिस जिले में वो व्यक्ति रह रहा है जिसने शिकायत दर्ज की है, या तो आप उस जिले में जाएंगे, या जिसके अगेंस्ट आप जो अदर पार्टी है जहां पर रह रही है, या जहां पर वो बिजनेस कर रही है, जहां पर वो काम कर रही है, वो जिस जिले में रही आप उस जिले में जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, ये इसका न्यायिक क्षेत्र। न्यायिक क्षेत्र वाला पेज यहां पर दिख नहीं रहा है, तो इसको हम सीधे अधिनियम से ही पढ़ लेते हैं। कोई भी एक्ट अगर आपको पढ़ना हो, कोई भी अधिनियम अगर आपको देखना है, तो मैंने आपको कई बार ये बताया है कि आपको सीधे इंडिया कोड पर आना है। जैसे हमें पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो आप टाइप करें सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 2019 का ये अधिनियम है, 2019 का ये एक्ट है, पुराने वाले अधिनियम को रिप्लेस करके आया। वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 1986 में आ चुका था, उसी को रिप्लेस करके ये नया वाला है, 2019 है। क्लियर है? 2019 इंडिया कोड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसे आपको ओपन करना है, इंडिया कोड, और जो हैंडल पेज है वो आप ओपन करेंगे। क्लियर? यहाँ पर जो हैंडल पेज आपको दिख रहा है ये आप यहाँ पर ओपन करेंगे, और सेक्शन 28 में से आपको शुरुआत दिखेगी किसकी? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। क्लियर है?
यहां पर देखो भैया, तो सेक्शन 28 आपको दिख रहा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कमीशन, इस पर हमने पूरी चर्चा कर ली है। सेक्शन 34 पर आना है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब इसमें सेक्शन 34 में अगर आप अधिनियम ओपन करेंगे तो उसमें पुराना ही अमाउंट आपको दिखाई देगा, क्योंकि अधिनियम में बहुत देर में चेंज आता है, तो उसमें पुराना ही अमाउंट दिखाई देगा। लेकिन अब आपको याद रखना है कि नया 50 लाख रुपए है, पुराना 1 करोड़ है। इसको चेक भी कर लेते हैं, पुराना ही दिख रहा है क्या। सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेन वेयर द वैल्यू ऑफ नॉट गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीस। तो अभी यहाँ पुराना ही दिख रहा है, 2019 में इसमें परिवर्तन किया गया और वो 1 करोड़ की बजाय 50 लाख रुपए हो गया। इसको चाहो तो आप नोट कर लो भैया। ज्यूरिडिक्शन देखिए, जहां पर अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी का मतलब है ग्राहक जिसके अगेंस्ट शिकायत करने जा रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, वो गुड्स का मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। द अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टी वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेंट ordinarily reside or carries on business or has a branch office or personally works for gain। तो जहां पर अपोज, कौन से जिले में आप शिकायत करोगे, मैं न्यायिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं उस रीजन की बात कर रहा हूं जो इसके मामले सुनते हैं, या कौन से जिले में जाके आप अपनी शिकायतों को दर्ज करेंगे। अमाउंट 50 लाख रुपए, तो आप उस जिले में जाके दर्ज कर सकते हो अपनी शिकायत जहां पर अपोजिट पार्टी रह रही है। अगर एक से ज्यादा अपोजिट पार्टी है तो जहां पर कोई पार्टी रह रही है, या जहां पर वो बिजनेस कर रही है, जहां पर वो कोई उनका ऑफिस है, वहां पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। या any of the opposite party where there are more than one at the time institution the complaint actually and voluntarily reside or carries on business or has branch office or personally works for gain provided that in such case the permission of district commission is given। क्लियर है। या तो आप इस जगह पर कर सकते हो, या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब जहां पे वो घटना हुई है पार्शली या होली हुई है, या जहां पर जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है अगर वो जहां पर रह रहा है वो उस जिले में भी शिकायत कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंडीशन है, ये 4 कंडीशन है भैया, एबीसी में, एबीसीडी में आपको दिखाई दे रहा है। जहां पर जो कंप्लेनेंट है वो रह रहा है उस जिले में भी जाके कर सकता है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है पूर्णतः या आंशिक रूप से, होली या पार्शली, वहां पर शिकायत कर सकता है। जहां पे अपोजिट पार्टी रह रही, जहां पर वो बिजनेस कर रही, वहां पर भी उस शिकायत को दर्ज कर सकता है। तो ये तो हो गया भैया इसका जो क्षेत्रीय न्यायिक क्षेत्र होगा, मतलब किस क्षेत्र के आधार पर होगा, हमने उसकी चर्चा की। क्या हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। सेक्शन 41 इसकी चर्चा करता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट आप अपील करोगे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कमीशन में। कौन से स्टेट में करेंगे? जिस स्टेट में वो जिला स्थित है वहां स्टेट में जाके आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। यदि आप असंतुष्ट हैं, और दोनों पार्टी यहां पर कर सकती है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर वो भी कर सकते हैं और कस्टमर भी कर सकते हैं। अग्रीव्ड पार्टी डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट जाके कंप्लेन कर सकती है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कमीशन में, ऐसा कहता है सेक्शन 41। कितने दिनों में आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं? जिस दिन डिसीजन दिया गया है, जिस दिन आपको डिसीजन कम्युनिकेट हुआ है, उसके 45 डेज के अंदर, यहां पर दिनों की संख्या याद रखिएगा, 45 दिनों के अंदर जाके आपको अपनी कंप्लेन करनी होती है। दूसरी बात, क्या 45 दिनों से ज्यादा भी समय दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कमीशन इस बात से संतुष्ट हो जाता है, अगर आप उसको इस बात से संतुष्ट कर लेते हैं कि क्यों हम 45 दिनों के अंदर अपनी शिकायतों को दर्ज नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में आपको अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। लेकिन जो पहले आपको समय मिलता है वो 45 डेज का टाइम आपको दिया जाता है। एक तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि शिकायत वह व्यक्ति करने जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, यदि शिकायत वो व्यक्ति करने जा रहा है जिसको पे करने का आदेश दिया गया है। क्लियर होगी बात? जैसे मान लेते हैं कि मैं ग्राहक हूं, मैंने किसी सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट शिकायत की, मैं वहां पर मुकदमा जीत गया, और तो मैं अगर मुकदमा जीत गया तो मुझे कंप्लेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो दूसरी पार्टी यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने कंप्लेन कर दी, और सर्विस प्रोवाइडर को डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कहा था कि आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट इनको पे करना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है असंतुष्ट हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के इस डिसीजन से, वो अग्रीव्ड है, तो वो 45 दिन के अंदर जाके उसने कंप्लेन कर दिया स्टेट कमीशन के पास। अब अगर वह व्यक्ति स्टेट कमीशन के पास कंप्लेन करेगा जिसको पे करने के लिए निर्णय दिया गया था, उसे उस अमाउंट का 50% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो स्टेट कमीशन उसके मामले को सुनेगा, एंटरटेन करेगा। और अगर वह व्यक्ति कंप्लेन करता है जिसको पे नहीं करना था, तो खैर ऐसा व्यक्ति करता ही नहीं है, अगर वो संतुष्ट है तो फिर क्यों करने जाएगा। तो जिसको पेमेंट करना था, यदि वो व्यक्ति जाके कंप्लेन करता है वहां पर, तो उसे 50% प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। सेक्शन 51 और उसके सबसेक्शन ऐसी चर्चा करते हैं। तो आप 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं। यानी अब स्टेट कमीशन का जो जुरिडिक्शन हो गया वो 2 प्रकार का हो गया। कैसे 2 प्रकार का हो गया? एक तो अगर आपका वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है अगर वो 50 लाख से ऊपर की है, तो 50 लाख तक तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन 50 से ऊपर की है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जुरिडिक्शन खत्म हो जाता है, तो आप सीधे स्टेट के पास जाएंगे, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कमीशन के पास।
दूसरा वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन की अपील को भी सुनता है। तो उसके पास दोनों है, 50 लाख तक के ऊपर के मामले सीधे सुनने की उसके पास ताकत है क्योंकि उसका न्यायिक क्षेत्र है 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक के मामले सुनने की, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट वो आपकी अपील को भी सुनता है। ठीक है जी, इतनी बात। चलिए देखिए क्या है, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर may prefer an appeal against such order to the state consumer on the grounds of fact or law within a period of 45 days from the date of the order in such form and manner as may be prescribed। तो जिस दिन आदेश दिया गया है उसके 45 दिनों के अंदर जो मैनर, जो फीस इसमें प्रिस्क्राइब की गई उसके अकॉर्डिंग आप जाके स्टेट कमीशन के पास अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट कमीशन में इंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 45 days if it is satisfied that there was a sufficient cause for not filing it within that provide। तो आगे क्या कहा जा रहा है भैया, आगे क्या कहा जा रहा है कि आप अतिरिक्त समय ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अतिरिक्त समय आपको दिया जा सकता है 45 डेज के अलावा यदि आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन को संतुष्ट कर लेते हो। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट कमीशन में इंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड of 45 days if it is satisfied that there was a sufficient cause for not filing it within that period। क्लियरली ये बात कही जा रही है कि 45 डेज के बाद नेशनल कमीशन आपको अतिरिक्त समय दे सकता है यदि वो संतुष्ट हो जाता है कि ये सही कारण है जिसकी वजह से 45 दिनों के अंदर ये शिकायत हमारे पास नहीं आ पाई है। तो आप इनकी शिकायतों को कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन के अगेंस्ट अपने स्टेट कंज्यूमर के पास। क्लियर हो गई इतनी बात भैया। अमाउंट यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सवाल ज्यादातर यहां से पूछे जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, देखिए सेक्शंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बीआरबीएल में सेक्शंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 41 तक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन की चर्चा की गई है। ये वो फोरम है जहां पर आप अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। सवाल क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले तो इसमें जो मेंबर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। एक प्रेसिडेंट होगा, राज्य सरकार इसको स्थापित करवाती है हर जिले में, एक जिले में एक से ज्यादा भी वो स्थापित करवा सकती है, उसके पास ये अधिकार है। इसमें जो मेंबर्स होंगे, एक प्रेसिडेंट होगा और इसके जो अन्य सदस्य वो कम से कम 2 हो सकते हैं। 2 से अधिक कितने होंगे ये राज्य सरकार तय करेगी केंद्र सरकार के साथ कंसल्टेशन करके। तो मेंबर के बारे में पूछा जा सकता है। अमाउंट, कितने अमाउंट तक का ये सुन सकता है मामला, तो इसमें परिवर्तन किया गया है। 2019 में जब ये अधिनियम आया था तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन 1 करोड़ तक के मामले सुन सकता था, लेकिन अब उसे कम करके 50 लाख कर दिया गया है। तो 50 लाख तक के मामले ये सुनता है, 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक के मामले स्टेट कमीशन सुनेगा और 2 करोड़ से ऊपर के मामले नेशनल कमीशन अब सुनता है। मैं नई वाली लिमिट आपको बता रहा हूं, 2021 के बाद वाली लिमिट। क्या आप इनके अगेंस्ट शिकायत कर सकते हैं? तो जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो जाके शिकायत कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट की शिकायत होगी स्टेट कमीशन में, 45 दिनों के अंदर अतिरिक्त समय दिया जा सकता है यदि आपका स्टेट कमीशन संतुष्ट होता है तो ये पूरी चर्चा है भैया स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन, या जिसको बोलचाल की भाषा में हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, जो मैंने 50% की चर्चा आपसे की है उसको भी यहां पर लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी entertained by the state commission unless the appellant has deposited 50% of that amount दैट मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो पीछे आपको बताया गया कि जो भी शिकायत अगर कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है, यानी अगर अपील डिस्ट्रिक्ट कमीशन की अगेंस्ट स्टेट कमीशन में कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कुछ पे करने का आदेश दिया था, तो उस अमाउंट का पहले 50% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो ही आपकी जो शिकायत है उसको एंटरटेन किया जा सकता है। सेक्शन 41 ऐसी चर्चा करता है। तो ये पूरी चर्चा भैया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन की। आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं और अगली जो मुलाकात मेरी आपके साथ होगी उसमें हम बातचीत करेंगे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन, जो सेक्शन 42 से शुरू होता है 51 तक जाता है, और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल कमीशन जो सेक्शन 53 से शुरू होता है। तो इस पर हमारी नेक्स्ट मुलाकात में चर्चा होगी। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। पेपर आपको एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है सीआईबी में इलेक्टिव पेपर के नाम से, तो आपको कुल 5 पेपर पढ़ने एक बार में। अभी आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट टाइम आपके पास है, अभी 5 पेपर एक बार में आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब समय बिना गवाए आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारी गाइडेंस में आना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आपके पास जो महापैक्स हैं वो 3 वैलिडिटी में 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक में आपको सारे लाइव बैचेस की एक्सेस मिलती है, जितने भी हमारे अभी रनिंग बैचेस हैं, सारे अपकमिंग पेड बैचेस का एक्सेस मिलता है। प्लस इसमें आपको इलेक्टिव पेपर की क्लासेस भी मिलती हैं। इलेक्टिव पेपर आपको अलग से परचेज करने की जरूरत महापैक्स में नहीं होती। क्लियर है? और इलेक्टिव पेपर आपने जीआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक लिया उसमें भी मिलेगा। सीआईबी के महापैक, किसी भी महापैक को आप लेंगे तो आपको महापैक में ये पेपर आपको मिलेगा। सीआईबी फाउंडेशन 2.0 आपके दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहा है, नवंबर दिसंबर एग्जामिनेशन को। आप इसको भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल बैच है। अगर आप महापैक सब्सक्राइब करते हैं तो ये बैच आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।
अगर आपका कोई एक विषय है तो सिंगल सब्जेक्ट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम इलेक्टिव पेपर की चर्चा करें तो 5 इलेक्टिव पेपर का ऑप्शन आपको आईएबीएफ देता है, जिनमें से 4 हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और रूरल बैंकिंग। और अगर महापैक लेते हैं तो महापैक में ये सारे एडेड हैं, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेते हैं, इंडिविजुअल बैच लेते हैं, तो आपको महापैक परचेज करना पड़ेगा अलग से। उस केस में बहुत ज्यादा प्राइस है नहीं, लेकिन उस केस में आपको अलग से लेना होता है। और अगर आप चाहें तो सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, और कोई अगर आप सिर्फ आपका कंपल्सरी पेपर क्लियर हो चुका है, सिर्फ इलेक्टिव पेपर ही आपका रुका है, तो सिर्फ आप इलेक्टिव पेपर ही एक ले सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट मुलाकात में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम मीडिएशन सेल पर भी बातचीत करेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।